Assalamualaikum students. So today we have started with this chapter of biomolecules and we are going to continue with that. और इससे पहले हमने अमाइनो एसिड्स पढ़ा है ना, प्रोटीन्स पढ़ लिया, लिपिड्स पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, वी आर डन एट एवरीथिंग. तो आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में. एंड आई नो यू नो लॉट अबाउट एंजाइम्स ऑलरेडी. बहुत सारे नाम आप पहले से ही सुन चुके हैं एंजाइम्स के बारे में. और एंजाइम्स के बारे में सुन के जो सबसे पहला जो नाम आपके जहन में आता है दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो यस, डाइजेशन में हेल्प करेंगे एंजाइम्स, बट दैट इज़ ओनली वन फंक्शन ऑफ एंजाइम. ठीक है, पर उसके अलावा भी हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है, उन सब को एंजाइम्स कैटेलाइज करते हैं. मुझे ये लगता है कि अगर एंजाइम्स ना हो तो इनके बगैर लाइफ हो ही नहीं सकती. और क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए इतनी रैपिड एक्टिविटी चाहिए जो एंजाइम्स के अलावा कोई नहीं दे सकता. ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, दे आर नथिंग बट एंजाइम्स. तो जैसे केमिस्ट्री में हम कैटलिस्ट पढ़ते थे ना, आपने पढ़ा है कैटलिस्ट? तो उसी को हम बायोलॉजी में क्या कहते हैं? उसी को हम बायोलॉजी में एंजाइम्स कह देते हैं. ठीक है, आई नो यू आर लुकिंग दिस चेफ. और यहाँ पे जैसे आप देख ही सकते हैं कि ये दो चीज़ें बनी हुई हैं अलग अलग, लेकिन दिखने में यह एक जैसी लग रही है ना. एक्चुअली दे आर द पार्ट ऑफ ईच अदर, बट सिर्फ देखने में. ठीक है, तो ये क्या है? ये है हमारा एंजाइम और ये है हमारी सबस्ट्रेट. ठीक है, एंजाइम्स क्या, जिसको आप केमिस्ट्री में कैटलिस्ट कहते हैं. अब ये सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट वो है जिसको आप केमिस्ट्री में रिएक्टेंट कहते हैं. ठीक है, समझ आ रहा है अब आपको? और हम बायोलॉजी में उसी को क्या कह देते हैं? सबस्ट्रेट कह देते हैं. तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए या रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं. ये हमें एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं. दे प्रोवाइड शॉर्ट रूट. जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है? एक पहाड़ है. ठीक है, अब आप यहाँ खड़े हैं. अब मैंने आपको कहा है कि इस पहाड़ को आपने क्रॉस करना है. अब आप क्या करेंगे? यूजुअली आप क्या करेंगे? यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लाइम अप एंड देन यू क्लाइम डाउन, है ना. अब एंजाइम्स यहाँ क्या करेंगे? अपना क्या रोल प्ले करेंगे? अब एंजाइम्स दे आर लाइक डायनामाइट्स. ठीक है, दे क्रिएट अ टनल हेयर. ये क्या करेंगे? एंजाइम यहाँ पे एक टनल बना देंगे, आपको एक शॉर्टकट रूट प्रोवाइड कर देंगे. अब आप जब यहाँ से इस पहाड़ को क्रॉस करेंगे तो आपका कितना ज़्यादा टाइम बच रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट होने से बच रही है ना. तो एंजाइम ने क्या किया? आपको बहुत ही ज़्यादा एक शॉर्टकट रास्ता आपको प्रोवाइड कर दिया. आपका टाइम इसने बचा लिया. बहुत ही कम टाइम में आपको क्या कर दिया? यहाँ से इस पहाड़ से क्रॉस करवा दिया इस एंजाइम ने. ठीक है, तो एंजाइम यही करते हैं. सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं, हमारी बॉडी के अलावा जहाँ जहाँ एंजाइम यूज़ हो रहा है वहाँ पे ये क्या करेंगे? वहाँ पे बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट दे देंगे. जो सिंपल ज़ुबान में अगर मैं आपको बताऊँ, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा एंजाइम की वजह से. जैसे कि ईस्ट देखा होगा आपने, है ना, बेकिंग में यूज़ होता है. तो ईस्ट के अंदर भी क्या है? एंजाइम है. अब आपने देखा होगा जब बेकिंग के लिए मैदे में जब ईस्ट को आप शामिल करते हैं तो कितनी जल्दी वो जो डो होती है वो रेज हो जाती है ना, स्वेल अप हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम की वजह से. तो कितना जल्दी ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, रिज़ल्ट कितना जल्दी आपको दे देते हैं. ठीक है, तो जैसे कि हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, है ना, डू यू रिमेंबर दैट? उसमें हमने एक रिएक्शन देखा था विच इज़ अकरिंग इन आरबीसी ड्यूरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, CO2 plus water changing into carbonic acid and then further association to form H positive and bicarbonate ions. Do you remember that? अगर नहीं पढ़ा है आपने तो
डू अटेंड दैट लेक्चर बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एनीवेज मेरा गला बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहा, काफ़ी टाइम से मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से मुझसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा। एक्सक्यूज़ मी। तो वहाँ हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि वो सेम रिएक्शन प्लाज्मा में भी हो रहा है ना, एंड द सेम रिएक्शन इज अकरिंग इन आरबीसीज ऑल्सो, बट आरबीसीज के अंदर इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था। वाई? बिकॉज हमारे आरबीसीज के अंदर ना एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट है, एक बहुत ही स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट है। अगर आपको याद हो तो वो कौन सा एंजाइम था? दैट एंजाइम नोन एज, कौन सा था वो? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। याद आया कुछ? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एंड वी सेड दैट इट इज़ द फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। फ़िलहाल तो इसके अलावा कोई इतना फास्ट एंजाइम अब तक डिस्कवर नहीं हुआ है, अब तक बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ये कितना फास्ट है? ये इतना फास्ट है कि ये 1 मिनट के अंदर 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स बनाता है। 1 मिनट के अंदर 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स बनाता है ये। और अगर यही रिएक्शन एंजाइम्स के बगैर होता तो 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। कैन यू सी द डिफरेंस? ये है सिग्निफिकेंस, ये है इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। अब आपको पता चला कि एंजाइम्स कितना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, है ना। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि एंजाइम्स का जो नेचर है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। ये अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में ही काम करते हैं, उसके अलावा ये काम नहीं करेंगे। बहुत ही ज़्यादा अड़ियल होते हैं ये इतने स्पेसिफिक है कि ये जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, इसी रिएक्शन को फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन में कैटेलाइज भी ये करेगा। और हमने जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़ा हुआ है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। उसमें हमने देखा था कि जो पेप्सिन है वो हमेशा प्रोटीन्स पे ही एक्ट करेंगे, वो किसी और पे एक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रोटीन्स पे एक्ट करेंगे। जैसे सिल्वरी अमाइलेज है वो सिर्फ स्टार्च पे एक्ट करेंगे, उसके बाद लाइपेज है जो सिर्फ लिपिड्स पे एक्ट करेंगे। सो दैट्स वाई वी कॉल एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। अब जैसे पेप्सिन है वो सिर्फ स्टमक पे ही एक्टिवेट होते हैं, स्टमक के अंदर। क्यों? क्योंकि स्टमक के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिडिक मीडियम होता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिडिक मीडियम होता है। आपको याद होगा स्टमक के अंदर क्या पीएच होता है? 3 होता है ना पीएच। तो पेप्सिन इसी पीएच में काम करेंगे, इससे कम या इससे ज़्यादा पे काम नहीं करेंगे। 1 से लेकर 3 तक होता है पीएच, अगर आपको याद हो तो। अब जैसे सिल्वरी अमाइलेज है वो बकल कैविटी के अंदर होते हैं एक्टिवेट, ठीक है। और आपको पता है बकल कैविटी के अंदर कितना पीएच होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। अब जैसे ये जो फूड होता है, सिल्वरी अमाइलेज, सलाइवा, इन सब के साथ जो मिक्स हुआ होता है, जो बोलस होता है वो जाता है जब स्टमक के अंदर, तो उसके अंदर जाते ही सिल्वरी अमाइलेज इनएक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वरी अमाइलेज सिर्फ स्लाइटली एसिडिक मीडियम पे ही काम करेंगे, हाईली एसिडिक मीडियम पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, अड़ियल होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। ये सिर्फ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही काम करेंगे, इसके अलावा ये किसी कंडीशन पे काम करने को तैयार नहीं होते, इनएक्टिव हो जाते हैं, अपना रिज़ल्ट ही नहीं देते, रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम्स को डिस्कवर किसने किया था? लुइस पैस्टर ने डिस्कवर किया था एंजाइम्स को। और उसी तरह उन्होंने वो सारा प्रोसेस देखा कि ईस्ट को किस तरह से अब अगर डालें डो के अंदर तो किस तरह से डो का खमीर उठता है, उसको हम क्या कहते हैं? खमीर उठना, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज़ को एनालाइज किया। और ईस्ट के अंदर कौन सा एंजाइम्स होता है? जाइमेज नाम का एंजाइम होता है और वही फर्मेंटेशन में काम आता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? जाइमेज नाम का एंजाइम होता है जो कि डो को रेस्ट करवाता है, सॉइल अप करवाता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ उस टाइम तक डिस्कवर हुआ था कि कोई चीज़ है
जो ईस्ट के अंदर है, जो डो को रेस्ट करवा रही है, स्वेल अप करवा रही है, लेकिन उस वक्त तक इसका नाम हमें नहीं पता था। ठीक है, तो उसका नाम किसने दिया? हमें कोहने ने दिया। एंजाइम नाम हमें किसने दिया? कोहने ने दिया था। उसके बाद आए समनर। ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट है। तो उन्होंने क्या बताया हमें कि जो एंजाइम्स है ये क्या है? प्रोटीनीशियस है। यानी एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। एंजाइम क्या है? प्रोटीन्स है। और प्रोटीन्स का नेचर हमने पढ़ा हुआ है कि किस तरह का नेचर होता है, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने हमें बताया था कि ये क्या है? प्रोटीनीशियस होते हैं ये एंजाइम्स। बट बायोलॉजी में बट ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, दो ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीनीशियस नहीं होते। सिर्फ दो ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीनीशियस नहीं होते, बाकी सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीनीशियस होते हैं। और वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं? एक है राइबोजाइम, ठीक है, और दूसरा क्या है? राइबोन्यूक्लिक पी। ठीक है, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है ये क्या है? ये दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ठीक है, एज वेल एज एंजाइम। तो ये दोनों क्या है? प्रोटीनीशियस नहीं है ये दोनों। बाकी वही सारी चीज़ यहाँ लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये अपने पीएच पे काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, और यहाँ एक और पिक्चर है ये, जिसको आप देख रहे हैं कि ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और ये आपस में क्या कर गए? बाइंड कर गए। एक थ्योरी है जिसको कहा जाता है लॉक एंड की थ्योरी, और उस थ्योरी के हिसाब से ये इनकी जो शेप है, जिस तरह से जो ताला है वो अपनी ही चाबी से खुलता है, उसके अलावा किसी और चाबी से वो नहीं खुलता, क्योंकि उसकी शेप मैच कर रही होती है, अंदर की जो शेप है वो मैच कर रही होती है। बिल्कुल वही सीन यहाँ पर भी है। यहाँ पे क्या कर रही है? शेप मैच कर रही है इनकी। तो इसीलिए ये क्या करते हैं? आपस में बाइंड कर जाते हैं, और उसी के बाद जाके ये आपको उस तरह का रिजल्ट देते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन देते हैं। ठीक है, एक बात और, आपको पता है कि आपस में बाइंड करने के लिए शेप का मैच करना बहुत ज़रूरी है, फिट एक दूसरे में होने के लिए। ठीक, तो इन दोनों की क्या करती है? शेप आपस में मैच करती है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे ये जो एक्टिव साइट है, जो बाइंडिंग साइट है, वहाँ पे ये यू आएगा और यू करके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है एंजाइम के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना? जिसको आप इतना ज़्यादा मुश्किल टॉपिक समझते हैं, वो टॉपिक अब आपको इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर एंजाइम्स के बारे में और जानेंगे, इनके रिएक्शंस को देखेंगे कि किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं, कैसे ये बाइंड करते हैं, इनकी शेप किस तरह की होती है, और कौन कौन सी थ्योरी है इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अपने लेक्चर्स में आहिस्ते आहिस्ते समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।